अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग सब ठीक से होंगे। बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले पेजेस पर इसी चैप्टर के हमने ये बात डिस्कस की थी कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट टाइप के पाथवेज और वाटर पोटेंशियल जो है वो अपना अपना रोल प्ले करता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारे पास है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप किस चीज़ को बोलते हैं कि जब प्लांट की रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो इस वाटर के साथ डिफरेंट टाइप के मिनरल जो हैं इनको भी एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये पौधे के अंदर पौधे की रूट से लेकर ये पौधे के लीव्स तक ट्रांसपोर्टेशन जो है इस प्रोसेस को प्रोसीड किया जा रहा है, यानी कि रूट से वाटर और मिनरल ये पौधे के लीव्स तक पहुंचाने का जो अमल है इसको हम एसेंट ऑफ सैप के नाम से जानते हैं। एसेंट ऑफ सैप बेसिकली इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो है वो थ्योरीज पेश की जाती हैं कि जिसकी हेल्प से हम इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें कि किस तरीके से एसेंट ऑफ सैप परफॉर्म हो रही है। एसेंट ऑफ सैप के अंदर जो थ्योरीज पेश की जाती हैं इनमें एक थ्योरी है जिसको हम कोहेजन टेंशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। कोहेजन टेंशन थ्योरी। इसके साथ में एक और थ्योरी जो पेश की जाती है इसमें ये रूट प्रेशर की थ्योरी जो है ये इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रही होती है कि किस तरह से वाटर जो है ये मूव करेगा अपनी रूट से लीव्स तक प्लांट के अंदर। और थर्ड जो थ्योरी पेश की जाती है इस थ्योरी में इम्बाइबेशन की थ्योरी। इम्बाइबेशन जो है ये कॉन्सेप्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से वाटर और इसके अंदर जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं ये प्लांट्स की रूट से प्लांट्स के लीव्स तक जो है वो मूव करवाए जाएंगे। वन बाय वन इन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरीज किस तरह से अपना अपना रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मौजूद है ये है कोहेजन टेंशन थ्योरी की। कोहेजन टेंशन थ्योरी साइंटिस्ट का नेम है डिक्सन, जिसने 1910 के अंदर इस थ्योरी को पेश किया। डिक्सन एक्चुअली इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप जो सब्सटेंसेस हैं, डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं वाटर के अंदर, ये प्लांट की रूट से जो है वो प्लांट के लीव्स तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि एक बात जो है उसको ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर की तरफ मूव करती है तो उसको एक स्पेसिफिक फोर्स रिक्वायर है, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर हमेशा एक ग्रेविटेशनल पुल जो है ये एक्ट करती है जो इसको ज़मीन की तरफ खींचती है। तो लिहाजा फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट के अंदर वाटर अगेंस्ट दी ग्रेविटी मूव कर रहा है तो ये किस तरह से मूव करता है। तो इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें ये डिफरेंट थ्योरीज हैं ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट जो है प्रोवाइड कर रही है। कोहेजन टेंशन थ्योरी डिक्सन ने 1910 के अंदर प्रोवाइड की और इसने इस बात को एक्सप्लेन किया कि सिर्फ जो वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट है प्लांट्स की रूट से प्लांट्स के लीव्स की तरफ, यानी कि स्टेम से मूव करते हुए, ब्रांचेस से मूव करते हुए ये तुम्हारा पौधे के लीव्स की तरफ पहुंचेंगी। तो ये पौधे के लीव्स की तरफ जब पहुंच रही हैं तो इस की मूवमेंट किस तरीके से होती है। बेसिकली इसके पीछे डिक्सन ने एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट टाइप की फोर्सेज जो हैं ये इस मूवमेंट में रोल प्ले कर रही होती है। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास एक जो फोर्स उसने एक्सप्लेन की उसको हम कोहेजन के नाम से जानते हैं। कोहेजन।
कोहिजन बेसिकली ये कैसे इसको डिफाइन किया जाए, कोहिजन है क्या? कोहिजन वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन है, यानी कि हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो डिक्सन ने कहा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शन है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की ये इंट्रैक्शन इस पानी की, इस इनडिसॉल्व्ड मिनरल्स की मूवमेंट के अंदर, यानी कि एसेंट ऑफ सैप के अंदर रोल प्ले कर रही है। अब कोहिजन में वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से वाली अट्रैक्शन मौजूद है? ये बेसिकली कोई डिफरेंट टाइप की अट्रैक्शन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक बॉन्ड मौजूद होता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में जो है वो बाइंड करके रखता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में मौजूद ये बाइंडिंग फोर्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये क्या करेगा, ये एसेंट ऑफ सैप की वजह बनेगा। किस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस एसेंट ऑफ सैप की वजह बनता है? बेसिकली जब एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करेगा तो जब उनके दरमियान में बॉन्ड मौजूद होगा तो उसके पीछे पीछे बॉन्डिंग की वजह से बाकी के मॉलिक्यूल्स भी मूव करेंगे, और इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स एक चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको शो करेंगे। चेन लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल किस तरह, जैसा कि आप एक एग्जांपल ले लो, पर्ल ऑफ बीड्स, ठीक है जी, ये स्ट्रिंग ऑफ बीड, स्ट्रिंग ऑफ बीड जो है या पर्ल की स्ट्रिंग जिसको हम तस्बीह के नाम से भी जानते हैं, उसमें अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो एक धागे के अंदर सारे जो पर्ल्स हैं या बीड्स जो हैं उनको परोया जाता है। अब ये बीड्स एक चेन का स्ट्रक्चर जो है उसको बना देंगे। लाइक ये एक हमारे पास बीड है, इसका ये दूसरा बीड है, ये तीसरा बीड है, ये इसी तरह से चौथा और पांचवा और बहुत सारे बीड्स मौजूद हैं। तो इन बीड्स के अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो ये मैंने एक स्ट्रिंग भी शो की हुई है। तो बिल्कुल अगर हम इस बीड को फॉर एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है और ये जो आपको दरमियान में लाइन नजर आ रही है दो बीड्स के, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल ने दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये क्या करेगी, ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देगी। तो अगर मैं यहाँ से इस एक बीड को पकड़कर ऊपर उठाऊं तो चूंकि बाकी के मॉलिक्यूल जो है इसके साथ बॉन्डेड है, बाकी के बीड जो है बॉन्डेड हैं, तो वो भी इसके पीछे पीछे मूव करना शुरू कर देंगे और ये भी क्या करेंगे, ये भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली यही जो अट्रैक्शन है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ही इसी को हम कोहिजन के नाम से जानते हैं। कोहिजन के बाद डिक्सन ने कहा कि एक और फोर्स जो है इस वाटर की मूवमेंट के अंदर रोल प्ले कर रही है और उस फोर्स का नेम क्या है, उसको हम नाम देते हैं टेंशन। अब ये टेंशन क्या है? टेंशन एक्चुअली इज द स्ट्रेचिंग फोर्स। इसको सिंपली हम दो वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टेंशन क्या है। टेंशन एक्चुअली इट्स अ स्ट्रेचिंग फोर्स, इट्स अ स्ट्रेचिंग फोर्स। अब जब इस वाटर के मॉलिक्यूल को खींचा जाएगा तो इस वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींचने की वजह से नीचे वाले वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगेगी और फोर्स लगने की वजह से ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। लाइक एक तरफ से अब रस्साकशी के अंदर आपने देखा होगा टग ऑफ वार में कि एक टीम एक साइड पर मौजूद है, दूसरी टीम दूसरी साइड पर है, उन्होंने रस्से को पकड़ा हुआ है, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ रस्से को खींच रहे हैं। तो जब वो रस्से को नहीं खींच रहे थे तो रस्से के अंदर जो है वो स्ट्रेचिंग मौजूद नहीं थी, लेकिन जब दोनों टीम्स ने उस रस्से को अपनी अपनी तरफ खींचा तो रस्से के अंदर एक स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होगी, रस्सा बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हो गया। तो यही जो हमारे पास उसके अंदर ये
स्ट्रेचिंग फोर्स जो डेवलप हुई है, जो बिल्कुल उसको स्ट्रेट कर रही है, इसी फोर्स को हम किसके नाम से जानते हैं? इसको टेंशन के नाम से जानते हैं। तो चूंकि पिछली टाइप के अंदर फोर्स के अंदर आपने पढ़ा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जब हम इस चेन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, इस स्ट्रिंग ऑफ बीड को ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो नीचे से भी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ऊपर से जो है यहाँ से फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स की वजह से इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बिल्कुल ये वाटर के मॉलिक्यूल की जो चेन है, जब ये यहाँ से रूट से ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो ऊपर से एक ट्रांसपायरेशनल पुल इसको अपनी तरफ खींच रही है, जबकि नीचे वाली साइड से ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एक्ट कर रही है। तो इन दोनों फोर्सेस के ऑपोजिट इफेक्ट की वजह से इस चेन के अंदर स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यही हमारे पास जो स्ट्रेचिंग है, इसको हम टेंशन के नाम से जानते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये जो टेंशन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की या एसेंट ऑफ सैप के अंदर कितना रोल प्ले कर रही है, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में कितना रोल प्ले कर रही है, इसके मुताबिक कहा जाता है कि अबाउट 200 मीटर या फिर ये अबाउट 600 फीट तक की हाइट पर जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाने की एबिलिटी रखती है, ये जो टेंशन की फोर्स है। टेंशन के बाद आगे चलें, तीसरी फोर्स जो इस एसेंट ऑफ सैप की वजह बनती है, ये तीसरी फोर्स कौन सी वाली है? ये एक्चुअली एडहीजन है। एडहीजन क्या है? एडहीजन बेसिकली ये वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है, किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन जाइलम की जो सेल्स हैं इनकी दीवारों के साथ, एडहीजन। मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं कि एडहीजन कौन से वाली फोर्स है? वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन शो करेंगे, किसके साथ ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल ये अट्रैक्शन शो करते हैं जाइलम के जो सेल्स हैं उन सेल्स की सेल वॉल के साथ। अब सेल वॉल चूंकि आप लोग जानते हैं, अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर 4th चैप्टर में इस चीज को डिस्कस किया था कि सेल वॉल जो है वो एक स्पेसिफिक केमिकल के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिसको हम सेलुलोज का नाम देते हैं, पॉलीसेकेराइड की टाइप है। तो इस सेलुलोज के साथ वाटर के मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन है, एडहेरिंग एबिलिटी है, इस एबिलिटी को हम एडहीजन का नाम देते हैं। बेसिकली सेल वॉल जो है इसकी वाटर के साथ हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शन, हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी की किसी चीज के साथ जो अट्रैक्शन होती है, इसको हम हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो सेल वॉल जो है ये पानी को अपने साथ, सेलुलोज जो है सेल वॉल के कंपोनेंट, ये वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करवा लेंगे। तो जब ये अपने साथ उनको अटैच करवाएंगे तो ये एक जो फोर्स है ये इसको क्रीपिंग मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करेगी। जैसे कोई बच्चा जो है वो रेंग रहा हो, या फिर आपने हाइकिंग करने वालों को देखा होगा कि जैसे वो रस्से के साथ क्रीप करके माउंटेन्स के ऊपर हाइकिंग कर रहे होते हैं, वहाँ माउंटेन्स के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जाइलम की वाल के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे? ये एडहेरिंग फोर्स की वजह से क्रीप करके ऊपर की तरफ जाएंगे। लाइक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है किसके साथ? जाइलम की सेल्स की सेल वॉल के साथ। तो यहाँ पर ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, ये इसी तरह से तीसरा, चौथा, और ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से क्रीप करते करते ये क्या करेंगे? ये सेल वॉल के साथ क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हुए जो है वो ऊपर की तरफ जाइलम पाइप्स के अंदर मूव करते जाएंगे। तो ये बेसिकली 3 हमने फोर्सेस डिस्कस कर ली। एक कौन सी वाली? कोहेजन की फोर्स है, एक कौन सी वाली फोर्स है? एक टेंशन की फोर्स है, और तीसरी फोर्स जो है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको एडहीजन के नाम से जानते हैं। चौथी फोर्स जो इस एसेंट ऑफ सैप की वजह बन रही है वो कौन सी वाली फोर्स है? वो एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है, बल्कि वो कह लें कि चौथी चीज जो है उसको हम नाम देते हैं जाइलम की दीवारों का स्ट्रॉन्ग होना।
यानी कि सिंपली वी कैन से दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। यानी कि अगर पौधे के जो जाइलम है इनकी सेल वॉल स्ट्रॉन्ग हो तो ये स्ट्रॉन्ग सेल वॉल क्या करेगी, ये स्ट्रॉन्ग सेल वॉल वाटर की मूवमेंट में हेल्प करेगी। इस हमारे पास एसेंट ऑफ सैप की वजह बनेगी। स्ट्रॉन्ग सेल वॉल किस तरह से हेल्प कर रही है, चलें मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं कि फॉर एग्जांपल एक जूस का डिब्बा लें, उसके साथ एक गत्ते का बना हुआ आजकल पाइप आता है या पहले जो है वो प्लास्टिक का पाइप आता था। इसी तरह से बॉटल स्ट्रा ले लें, बॉटल स्ट्रा और इस जूस के साथ लगे हुए स्ट्रा के अंदर क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस ये है कि जो बॉटल स्ट्रा है उसकी वाल थोड़ी सी स्लाइटली सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू जूस स्ट्रा के। जूस स्ट्रा जो है उसकी वाल हार्ड होगी। तो अगर हम इन दोनों पाइप्स की मदद से जो है वो किसी भी फ्लूइड को सिप करें तो इसमें हमें एक वाज़ह डिफरेंस नजर आएगा। अब वो वाज़ह डिफरेंस क्या है कि जो बॉटल स्ट्रा है उसकी दीवारें सॉफ्ट नरम होने की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो बॉटल स्ट्रा जो है वो कम फ्लूइड की मूवमेंट ऊपर की तरफ जो है करवाएगा। लेकिन जो जूस स्ट्रा है अगर उसकी मदद से सिप लिया जाए तो जूस स्ट्रा के उसकी दीवारें स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उसके अंदर ज्यादा स्पीडली जो है वो फ्लूइड मूवमेंट होगी। अगर हमारे पास बॉटल स्ट्रा ज्यादा सॉफ्ट होगा तो जब हम उसकी मदद से सिप लेंगे तो सिप लेने के दौरान हो सकता है कि बॉटल स्ट्रा जो है उसकी दोनों दीवारें आपस में पिचक के जुड़ जाएं, जिसकी वजह से रास्ता बहुत नैरो हो जाएगा और फ्लूइड की मूवमेंट जो है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी फिनोमेना के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास जाइलम की स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है, ये जाइलम की स्ट्रॉन्ग सेल वॉल जो है ये एसेंट ऑफ सैप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। बेसिकली ये जो जाइलम की सेल वॉल है, सेल्स की सेल वॉल, ये स्ट्रॉन्ग किस वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। कौन कौन से वाले सब्सटेंसेस मौजूद हैं, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को अगर देखा जाए तो इसके अंदर सेलुलोज मौजूद होती है, फिर इसी तरह से इसके अंदर पेक्टिन मौजूद होती है और फिर इसी तरह से इसके अंदर तीसरी चीज जो है वो हेमीसेलुलोज भी होती है और लिग्निन जो है ये भी इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में रोल प्ले कर रही है। अब ये जो तीन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल्स इसकी दीवार को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी ज्यादा जाइलम की वॉल स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा जो है वो फ्लूइड यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। कितनी स्पीड से मूव कर सकता है आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है कि ये अबाउट, अगर हम हाई प्लांट्स की बात करें, जो टाल प्लांट्स हैं इनकी बात करें, जैसा कि कॉनिफर प्लांट्स जो हैं, अब इनके अंदर अगर देखा जाए तो चूंकि प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा होती है तो इनमें तकरीबन 8 मीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे के अंदर इस स्ट्रॉन्ग जाइलम की वजह से कितना वाटर मूव कर सकता है, तकरीबन 8 मीटर की हाइट तक जो है पौधे के अंदर ये मूवमेंट हो सकती है। इसी तरह से अगर हम जो है वो ड्वार्फ प्लांट की बात करें, ये जो छोटे पौधे हैं जैसा कि ये हमारे मैदानी इलाकों के अंदर हो रहे हैं मोस्टली, तो इन ड्वार्फ प्लांट के अंदर जो ये स्पीड मेजर की गई है, ये कितनी स्पीड है 1 मीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर ये स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल की वजह से तकरीबन कितने मीटर तक पानी फासला तय कर लेता है, तकरीबन 1 मीटर की हाइट तक का फासला 1 घंटे में जो है वो कवर कर लेगा। तो ये तीनों फोर्सेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से पानी जो है यहाँ से क्या करेगा, प्लांट के लीव्स की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन इसके साथ ही में यहाँ पर एक हमारे पास जो है वो फिफ्थ फोर्स भी मौजूद है। पहली फोर्स हमने कहा, पहली प्रॉपर्टी कोहेजन प्रॉपर्टी है, ये रोल प्ले कर रही है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो टेंशन प्ले कर रही है, टेंशन रोल प्ले कर रही है। तीसरी हमने कहा एडहेजन रोल प्ले कर रही है और चौथी चीज जो है ये एसेंट ऑफ सैप के अंदर स्ट्रॉन्ग जाइलम सेल वॉल की।
जबकि यहाँ पर फिफ्थ जो हमारे पास चीज है वो कौन सी वाली है, वो है ट्रांसपायरेशनल पुल। अब ये ट्रांसपायरेशनल पुल क्या होती है, मैं थोड़ा सा रेज कर दूं। ये ट्रांसपायरेशनल पुल जो है ये बेसिकली क्या है, हम लोग जानते हैं कि पौधे जो हैं ये क्या कर रहे हैं, पौधे ट्रांसपायरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन के मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपायरेशन बेसिकली इट्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स हैं, एरियल मीन जो हवा के अंदर मौजूद हैं, तो इन हवा के अंदर मौजूद लीव्स वाले एरिया से प्लांट्स के वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेंगे, ये इवेपोरेट करेंगे। यानी कि वाटर जो है ये क्या करेगा, ये इवेपोरेट करेगा। तो ये वाटर इवेपोरेट किसके जरिए कर रहा है, ये वाटर इवेपोरेट करता है स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा से पानी बुखारात बनकर उड़ेगा। तो ये जो पानी का यहां से इवेपोरेट करने का प्रोसेस है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसको ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। तो जब भी पौधों के अंदर लीव्स में ट्रांसपायरेशन होनी है तो ये स्टोमेटा के जरिए होती है मोस्टली। अब ये मैंने एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रा किया हुआ है, और ये मेरे पास एक प्लांट है। इसी प्लांट में से हमने एक लीफ की बात की, और उस लीफ का भी थोड़ा सा पोर्शन उसका हमने जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है इसको ड्रा किया हुआ है। ये लीफ है और लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास ये सामने अपीयर है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ये इसकी ऊपर वाली लेयर है लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में, जिसको हम एपिडर्मल लेयर के नाम से जानते हैं। ये नीचे वाली जो लेयर है इसको हम पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे पास सेल्स हैं इनको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, और ये सेंटर के अंदर मौजूद हैं जाइलम ट्यूब्स। अब जब भी पानी बुखारात बनकर उड़ेगा तो पानी यहां से स्टोमेटा के जरिए यहां से निकल के बाहर हवा में चला जाएगा वेपर्स की शक्ल में। वेपर्स की शक्ल में पानी बुखारात बनकर क्यों उड़ रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो पौधा है उसको थर्मो रेगुलेशन करवानी है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो जब पानी बुखारात बनकर उड़ेगा तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से पौधे का टेम्परेचर जो है वो लो रहेगा। अब ये काम तो कॉन्टिन्यूसली पौधे को करते रहना है, स्पेशली दिन के वक्त, चूंकि दिन के वक्त जो है वो सूरज की रोशनी मौजूद होती है, तो जब रेडिएशन प्लांट के ऊपर पड़ेंगी तो वो पौधे की बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे। अब इस बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देना पौधे ने, क्योंकि उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी, तो पौधा इसके लिए ये फिर यहाँ से ट्रांसपायरेशन करवाएगा स्टोमेटा से। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, इसकी आगे भी टाइप्स है, वो हम अगले लेक्चर के अंदर इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब जब ट्रांसपायरेशन होगी तो फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें कि ये स्टोमेटा था, तो स्टोमेटा ने क्या किया, इस एपिडर्मल सेल से वाटर के मॉलिक्यूल्स को ले लिया। वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करके कहाँ पे आगे स्टोमेटा के अंदर, और स्टोमेटा से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इवेपोरेट हो गए। अब जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इवेपोरेट हुए तो यहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, यानी कि वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा लो हो गया। अब जब वाटर पोटेंशियल पानी के कम होने की वजह से वाटर पोटेंशियल लो होगा, तो जब वाटर पोटेंशियल लो होगा तो इस वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोसिस के जरिए पानी नेबरिंग सेल से क्या करेगा, मूव करेगा और इस सेल के अंदर आ जाएगा। यानी कि ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कल कि पानी क्या करता है, अपने हायर वाटर पोटेंशियल वाले एरिया से अपने लोअर वाटर पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ मूव करता है। तो वाटर की मूवमेंट यहां से हुई, ये हायर वाटर पोटेंशियल से इस तरफ। अब जब ये मूवमेंट इधर होगी तो ये वाला जो सेल है, इस सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है ये रिड्यूस हो गया। इस वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए यहां से पानी इस सेल के अंदर चला गया। जब पानी इसमें चला गया तो यहाँ पर पानी की मिकदार कम हो गई, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल जो है ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा।
इसी तरीके से ये हमारे पास नेक्स्ट सेल है और ये नेक्स्ट सेल से पानी जो है मूव करके इधर आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे पास फोर्स जो है यहाँ पर ये जो फोर्स डेवलप हो रही है, इस फोर्स को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल का। ये ट्रांसपायरेशनल पुल आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होती जाएगी अगले सेल्स के अंदर और ये शिफ्ट होकर कहाँ पे पहुंच जाएगी, लीव्स के इस जाइलम के अंदर पहुंच जाएगी। लीव के इन जाइलम से ये ट्रांसपायरेशनल पुल मूव करते करते कहाँ पर पहुंचेगी, ये इस ब्रांचेस के अंदर और इस मेन ट्रंक एरिया के अंदर मौजूद जो जाइलम है इनके अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। यहां से ये मूव करते हुए कहां तक पहुंचेगी, ये रूट के इन सेल्स के पास पहुंच जाएगी। तो लेंगे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक ड्रा कर लेता हूं डायग्राम। ये मेरे पास रूट हेयर है, रूट हेयर। अब रूट हेयर हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये एक एपिडर्मल सेल है जो क्या किए है, जो इलोंगेट किए हुए है, ये एक सिंगल सेल है। अब इस रूट हेयर के पास शिफ्ट होकर ये ट्रांसपायरेशनल पुल आ गई। तो जब ये ट्रांसपायरेशनल पुल यहाँ पे पहुंचेगी तो ये मौजूद है सॉइल के पार्टिकल्स, साइडों पर क्या मौजूद हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स मौजूद हैं जी। अब सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये वाटर मूव करेगा और यानी कि ये ट्रांसपायरेशनल यहाँ तक पहुंच जाएगी और यहाँ पे पहुंच के इस रूट की एपिडर्मल लेयर जो है, इस हमारे पास ये जो सेल वॉल जो है रूट की, यहाँ तक ये शिफ्ट हो जाएगी ट्रांसपायरेशनल पुल। तो जब यहाँ से शिफ्ट होगी तो इस ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से ये जो सॉइल का एरिया है, इस सॉइल के एरिया से वाटर मूव करके कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये रूट हेयर में। तो ये ट्रांसपायरेशनल आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होती रहेगी। कहां से ये काम शुरू हुआ था, लीव से, लीव के सेल से होता हुआ ये काम कहां पे पहुंचा, ये पहुंचा हमारे पास ये जो जाइलम ट्यूब थी वहां तक। जाइलम ट्यूब आगे लीव से फिर कनेक्टेड ब्रांचेस के अंदर पहुंचा, कनेक्टेड ब्रांचेस से फिर ये ट्रांसपायरेशनल पुल ट्रंक के अंदर शिफ्ट होगी। वहां से शिफ्ट होने के बाद ये रूट के अंदर और रूट हेयर्स में आ गई। तो इस तरीके से ये पुल जो है, ये जो खिंचाव की फोर्स है, ये फोर्स क्या कर रही है, ये वाटर को ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। तो इस ट्रांसपायरेशनल पुल की मदद से और इन तमाम प्रॉपर्टीज की मदद से, ये जो कोहेजन है, टेंशन है, एडहेजन है, और हमने एक बात यहाँ पे डिस्कस की थी कि स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल, ये पांचों चीजें मिलकर क्या करेंगी, इस वाटर की और इनके अंदर डिसॉल्व्ड मिनरल्स की मूवमेंट करवाएंगी, यानी कि एसेंट ऑफ सैप करवाएंगी। बेसिकली यही हमारे पास क्या कहलाती है, ये कोहेजन टेंशन थ्योरी कहलाती है, जो कि हमें ये क्लियर कट कंसेप्ट प्रोवाइड कर चुकी है कि पानी पौधे की जड़ों से मूव करके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पौधे के लीव्स तक किस तरह से पहुंचता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये, और यहाँ पर मौजूद ये जो हमारे पास डेट है, डिक्सन ने 1910 के अंदर ये थ्योरी पेश की थी। ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ लेता है, और किसने ये थ्योरी पेश की थी, डिक्सन ने, ये भी जो है वो एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेता है। फिर इसी तरह कोहेजन और एडहेजन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, और ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल जो है ये भी आपको अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें। होपफुली एसेंट ऑफ सैप की बहुत अच्छे से और कोहेजन टेंशन थ्योरी की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।